नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सड़कों पर आज बोल बम का नारे गूंज रहे हैं क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ से लगातार कावड़ियों के जत्थे और ख़ासतौर से डाक कावड़ का दिन है, वो रात भर गुजरते रहे। तो वो अलग अलग जगह पर आपको दिख रहा होगा, उस पर कुछ संबंधी खबरें भी होंगी। हो सकता है फिरोजपुर जिरका, जहाँ भगवान शिव का जो पांडव कालीन 3 मंदिर माने जाते हैं, वहाँ भी काफ़ी सुरक्षा है। तो हम लोग चूँकि बात कर चुके हैं उस पर, तो अभी कोई इस तरह की कोई वो नहीं है जिस पर बातचीत की जाए, क्योंकि अब ये माना जाना चाहिए कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो इतिहास के पन्ने में चले गए हैं। हो सकता है कि किसी को ये उम्मीद हो कि उनके इंटरव्यू से कुछ कढ़ी में उबाल आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो रास्ता आगे निकल चुका है और वो इस पूरे मसले में अब थोड़े दिन बाद लोग उनको भूल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ उनके बयानों से आपको हो और अलग अलग चीज़ें, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो मीडिया में हो जिसको मेन लाइन मीडिया कहा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे अपना असर उसका खो रहा है कि उस पर क्या हुआ। अब सब ने ये मान लिया है, एक लाइन जो चली है कि साहब ये जो इस्तीफ़ा इनका जेपी नड्डा के साथ झगड़ा और उस नोटिस को स्वीकार करना है जिसमें सिर्फ विपक्षी सांसद थे। इसको, इस वाली थ्योरी को लोगों ने ज़्यादा अब वजन दिया है और यहाँ तक कि मैं उन सब जो पत्रकार लगातार कांग्रेस को कवर करते रहे हैं और कई बार उनके लिए लिखते रहे हैं, उन सब लोगों ने भी ये मान लिया कि ये जो पूरा मसला है ये इसीलिए है चूँकि उनके नोटिस को स्वीकार किया गया और लंबे समय से सरकार के साथ सहज नहीं थे। ये जगदीप धनखड़ सरकार के साथ कई सारे सवाल, और बार बार वो शिवराज सिंह चौहान यानी जब कृषि मंत्री को उन्होंने किसानों को और एमएसपी वाले मसले पर कहा था, उससे उसको जोड़ रहे हैं। उनके ये तो तय हो गया कि अब स्वास्थ्य संबंधी कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ से निकलेंगे आज ऐसे वक्त में, इससे पहले इतना बड़ा फैसला करके जाना ये बताता है कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इस मसले को यहीं ख़त्म करके जाना चाहते थे। अपने पीछे लंबे समय तक कोई इस पर लटकाने वाला कोई भी फैसला वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत अहम मसलों में इंग्लैंड के साथ जो हमारी ट्रेड डील होने वाली है वो बहुत ही इस देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का इस पूरी यात्रा में जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो इस डील के साथ, चूंकि इसको बहुत बहुप्रतीक्षित माना जा रहा है, दोनों देशों के इसके बहुत फ़ायदे हैं और इसमें इंग्लैंड की तरफ या ये कहिए यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी पूरी बहुत कोशिशें की गई, तो इस पर एक बेहतर वो होगा। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी वहाँ ज़रूरत है कि वो खालिस्तानी जो समर्थक हैं, जो वहाँ आतंकी हैं, जिनको लंबे समय से वहाँ खुली छूट मिली हुई है भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने, या उनके यहाँ तक कि सरकार की जो कार्यालय हैं, भारत सरकार के दूतावास जैसी जगहों पर जाकर जिस तरह के प्रदर्शन वो कर रहे हैं, उनको दुनिया के किसी भी कानून के दायरे में सही नहीं माना जा सकता। लेकिन सरकार इसको, वहाँ की सरकार एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करती है। ये वही सरकार है जिस पर ये आरोप लगते रहे, यही वही का मतलब ये वही देश है जहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारत की मदद करने के उनके पेपर भी रिलीज होते थे। तो इसलिए ये कहना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दरअसल ये भारत पर चूँकि विदेशों में ये वेस्ट में खास तौर से रहा है कि वो भारत पर कंट्रोल करने के लिए या उसको जो है नीचा दिखाने के लिए या उसके किसी बटन को, स्विच को दबाने के लिए इन तमाम संगठनों का इस्तेमाल लंबे समय से करते रहे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बात रखेंगे, क्योंकि उसी पर तैयारी पूरी मिनिस्ट्रीज़ की है कि वो किस तरह से ये ब्रिटेन को समझाया जा सके कि ये इनको इस तरह का शह देना, चूँकि इनकी कोई ग्राउंड पंजाब में नहीं है, भारत के पंजाब में ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि जब आप इनको इस तरह की शह देते हो, जब ये मीडिया पर इस तरह दिखाई देते हैं, तो वहाँ कुछ इस तरह के जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं जिनका वैसे ही सिस्टम में यकीन नहीं होता, वो इनके साथ मिलकर वहाँ क्रिएट करते हैं, भारत के लिए एक परेशानी का सबब है। तो ये बात वहाँ मुझे लगता है सीधे तौर पर होगी। ऐसे वक्त में जगदीप धनखड़ वाला अगर यहाँ मसला ज़्यादा लंबा चलता तो सरकार को शायद उन 2-3 दिनों में, उसके बाद वो मालदीव भी जाएंगे, उनके साथ भी समझौता है, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि वो इस दौरे से पहले करके चले गए। अब ये कहानियाँ तो मुझे लगता है होती रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें
अब चूंकि बहुत लंबे समय तक इसलिए सर्वाइव नहीं करेंगी क्योंकि एक तो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, दूसरा बहुत सारे लोगों ने तो ये तक लिख दिया, मैं देख रहा था कि उनका बहुत बीजेपी उनसे इसलिए भी छुटकारा पाना चाहती थी कि उनका जाट राजनीति में कोई असर नहीं, उन्होंने देखा जाटों को वोट नहीं दिला पाए। ये सब इस तरह का कोई चीज़ों का नहीं, अभी हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि मैं मेरी समझ से आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में अभी भी वो कारण आना बाकी है जिसके चलते इतना बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि ये कोई फैसला मेरे मन से नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं मानता जिस तरह से लोगों ने इसको पोर्ट्रे किया है। दूसरा क्या है कि अगर आप उनका विपक्षी दलों का प्यार वो आजकल में ख़त्म हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आपको ज़रूर बताऊं, उसके बाद हम लोगों के पास कई सारी खबरें हैं जिन पर हम लोगों को डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन हम करेंगे कि किस तरह से सदन में आजकल एक मैसेज जो है अखिलेश और राहुल गांधी दे रहे हैं कि 2027 के लिए यूपी में उनका एक ज़बरदस्त गठजोड़ है, ये कम से कम दिखने पर मिल रहा है। जो बयान हम लोग देखते हैं, जो सांसदों के और उन सब के बयानों के आधार पर हम लोग खबरें बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें ये जान लेने की ज़रूरत है कि ये दोनों नेता ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में उनको साथ रहना उनकी राजनीति के लिए ज़रूरी है। ये इस तरह का कोई गठबंधन नहीं जिस तरह की मुलायम सिंह यादव सोनिया गांधी को गच्चा देकर निकल गए थे, ये उस तरह का कोई गठबंधन नहीं है। तो इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पढ़ा दूं कि चुनाव के बाद किसने क्या क्या कहा था। मैं चूँकि मैं पहले कह चुका कि इस वक्त जो है विपक्षी जो दो पार्टियां हैं उनके दिलों में एक लहर फूट रही है। वो लहर जगदीप धनखड़ के प्रति सहानुभूति उसका है, और मैं आपको ये अलग अलग बता सकता हूँ कि किसने क्या कहा था। अगर हम उसको देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बयान है जो कि जगदीप सरकार के एजेंट बन गए। ये मैं बयान पढ़ रहा हूँ अलग अलग नेताओं के, 2-3 बयानों से आप समझ जाएंगे कि कहानी राजनीति में कैसे बदल जाती है। कल तक आपके सबसे बड़े दुश्मन आज के सबसे करीबी दोस्त कैसे बनते हैं। धनखड़ सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वे सदन में बोलने नहीं देते हमें, यह संवैधानिक पद की गरिमा कम करता है। ये 10 दिसंबर को 2024 में बयान दिया गया था मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब उनका जो प्यारा सा बयान आया, वे जाएं या रहें कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वे ये सरकार का इंटरनल मैनेजमेंट है, पर उन्हें सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए थी, यानी विदाई के लिए उनको दिक्कत है। और जो जयराम रमेश है उनका बयान बड़ा इंटरेस्टिंग जो है 10 दिसंबर को उन्होंने भी दिया था 2024 में, कि धनखड़ ने सदन में निष्पक्षता की गंभीर कमी दिखाई, वे सरकार के चीयर लीडर और प्रवक्ता की तरह बिहेव करते हैं। और यही वो है जो धनखड़ को ये कह रहे थे कि वो इस्तीफे पर पुनर्विचार करें और पीएम मोदी को उन्हें मनाना चाहिए। किसान पुत्र को गरिमामय विदाई नहीं दी गई, इस किसान पुत्र को वो लोग हटाना चाहते थे, उसके लिए प्रस्ताव लाए थे और वो प्रस्ताव तकनीकी कमी की वजह से गिरा। उस किसान पुत्र को कांग्रेस किस तरह अब ये विदाई तक के लिए चिंतित है कि उनको सम्मानजनक विदाई नहीं दी गई। अब एक और दूसरी पार्टी का देख लेते हैं। केंद्र के प्रवक्ता जैसा काम कर रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था कि ये उनके केंद्र के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सीबीआई पर उनकी टिप्पणी संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। यानी जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को ये कहते हैं कि ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, तो आप उसके वहाँ उस पोस्ट पर होने पर सवाल करते हैं। दरअसल हम लोग अब शब्दों की गरिमा का वैसे भी बहुत कम हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत अर्थ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये मायने इसी तरफ होते हैं जब आप इस तरह का आरोप लगाते हैं। लेकिन अब संजय जी के अंदर इतनी ज़्यादा उनके लिए प्यार उमड़ा है, उन्होंने कहा है कि पीएम ने इस्तीफे के काफ़ी देर बाद पोस्ट किया, इससे पता चलता है उपराष्ट्रपति को मनाने की कोशिश नहीं की गई। और जो आपको मालूम है वो मनोज झा, वो अक्सर बहुत आरजेडी के एक ऐसे प्रवक्ता है जो आपको तमाम चैनलों पर इंग्लिश से लेकर हिंदी में दिखते हैं। उनका कहना है भाजपा के सिपाही जैसा व्यवहार। ये उन्होंने 18 दिसंबर को कहा था कि धनखड़ जी का व्यवहार ऐसा है जैसे मैं भाजपा के सिपाही हूँ, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, सभापति निष्पक्ष होना चाहिए। और आज वो कह रहे हैं कि आज वो चीज़ें गिनने का मौका नहीं है, हमारा उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार विरोध रहा, लेकिन आज उन सबको गिनने का मौका नहीं है। तो इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये लास्ट विदाइयां हैं जो उनको दी गई हैं। इसके बाद तो धनखड़ को लेकर मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई राजनीति में कोई उठापटक होगी। लेकिन अब अगले सदन के सत्र के लिए तैयारियां बीजेपी की बड़ी ज़बरदस्त तरीके हैं। बीजेपी विपक्ष को
बिहार चुनाव से पहले ऐसा कोई मुद्दा नहीं थमाना चाहती जिसको विपक्ष ले जाके भुना सके। विपक्ष अभी एसआईआर को लेकर हल्ला कर रहा है कि कितने लोग वहाँ हैं, निर्वाचन आयोग की उस पर कितने वहाँ से कम हो गए हैं, और वो पूरे समय पर पूरी ताकत के साथ वो ये कोशिश कर रहा है कि एसआईआर वाले मुद्दे को सदन को चलने ना दे, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करे रोक कर और हल्ला मचाकर, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए, ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको वो अपना वोट बैंक समझते हैं कि वो उनके वोट बचा रहे हैं। और चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, वो ये बताता है कि इसमें कोई भी सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से इसमें कोई भी लचक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसमें कहा है लगभग 75 लाख के करीब, मतलब चुनाव आयोग ने नहीं कहा है, ये एक आंकड़ा है जो संभावित आ रहा है कि इतने वोट कम हो सकते हैं अगर जो मौजूदा सूची है उसके मुकाबले, लगभग 9 से 10% है। और इन सब के वोटरों के कम होने का जो सबसे ज़्यादा असर आपको दिखाई देगा उन्हीं लोगों पर दिखाई देगा जो आज चिंतित हैं। चिंतित वो हैं जिनके वोट गायब होंगे, और जिनके वोट गायब होंगे उनकी जीत की संभावनाएं कम होंगी। लिहाजा यही उठापटक आपको संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक में दिखाई दे रही है। और अब ये लगातार किया जा रहा, हालांकि कल फिर वो पक्ष विपक्ष उसी तरह कह रहे थे, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि ये तो उससे पहले भी ये काम नहीं करने दे रहे, और इससे पहले जब 2003 में हुआ था तो उस वक्त तो पीएम मोदी नहीं थे। लेकिन इन सब चीज़ों को सिर्फ एक राजनीतिक कवायद से ज़्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। अगर हम निर्वाचन आयोग को देखें तो निर्वाचन आयोग की तरफ से लगभग ये तय माना जा रहा कि बहुत बड़ी संख्या में ये लोग नाम कट रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस एसआईआर में पता चला है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 18 लाख की मौत हो चुकी है, 26 लाख दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए, 7 लाख से ज़्यादा मतदाता 2 जगह पर पंजीकृत हैं। यानी ये इतनी बड़ी संख्या है जो बहुत सारे चुनाव को प्रभावित कर सकती है। 10% का मतलब आप ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसी वजह से विपक्ष इस तमाम हल्ले को या इस पूरे उसको रोकना नहीं चाहता। ये दूसरे दिन भी उन्होंने संसद नहीं चलने दी। लिहाजा आप देखना होगा कि इस पर सरकार का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाली नहीं है और चुनाव आयोग इस पर झुक नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपने 88 पेज के हलफनामे में बहुत साफ और बहुत क्लियर कहा है कि आपके कोई दखल की साहिब गुंजाइश नहीं है, आपको समझना चाहिए कि हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, और मतदाताओं के अंदर इस बात का बहुत साफ वो जाने की ज़रूरत है मैसेज कि मतदाता सूची पूरी तरह से सही है और उस पर भारत सरकार ने कवायद की है। यानी उसको साफ करने के लिए भारत सरकार ने कवायद की है। इस वक्त जितना बड़ा मुद्दा अवैध प्रवासियों का है, वो अप्रवासियों का, उससे ज़्यादा कोई मुद्दा आपको दिखाई नहीं देता। मैं आज फिर आपको इसके बाद की एक खबर में बताऊंगा कि किस तरह से आसाम में एक बहुत बड़ी ड्राइव अब फिर शुरू होने वाली है। यानी जो अभी हमने देखा पिछले उसमें 5 बड़ी ड्राइव असम चला चुका है, लेकिन ये ड्राइव उससे भी बड़ी होगी जो उमरिया उस पर गांव में होना है, घाट पर, उमरियाम घाट और ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा मामला है। मैं उस पर अभी इसके बाद उस खबर को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक खरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब इसमें ना कोई अनुच्छेद 14, 19 या 21 का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, और 5 करोड़ जो 7 मार्च को एक सरकार की विज्ञप्ति थी, उन्होंने बाकायदा उसको कोट किया है। उसको बताया है कि 7 मार्च को 5 करोड़ लोग अब तक सरकार ने जो फर्जी राशन कार्ड है उनको निरस्त किया है। यानी जो फर्जी राशन कार्ड, इतनी बड़ी तादाद जो देश की आबादी में हो, 5 करोड़ तो बहुत सारे राष्ट्रों की आबादी नहीं है, और 5 करोड़ से कुछ ही ज़्यादा बिहार की पूरी मतदाता सूची है। तो ऐसे में इतने करोड़ लोगों के जो आज राशन कार्ड निरस्त किए हैं, वो ये बताते हैं कि राशन कार्ड बनवाना या फर्जी उसके अंदर करना बहुत आसान काम है, और ये नागरिकता के लिए कोई बहुत बड़ा सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े गैंग है जो सिर्फ जिनका बहुत बड़ा मसला नहीं था, उनका मतलब ये भी समझ लेने की ज़रूरत है कि जो राशन कार्ड बनवाते थे, फर्जी राशन कार्ड या संख्या बढ़वाते थे, उसमें राशन की चीज़ों को ज़्यादा लेना है। और अब वो चूँकि उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा चीज़ों
चीज़ों का बहुत सारे लोग तो लेते नहीं, तो उसका फ़ायदा उठाकर वो इसमें और लोग जोड़े गए थे, जिसका अर्थ सिर्फ राशन माफिया की ताकत था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस कार्ड का इस्तेमाल तब भी लोग करने लगे जब उनको लगा कि वहाँ इस देश में रहने के लिए भी इसको एक मानक कागज़ माना जा सकता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। तो वो एक बड़ा कारण है, उसको साफ किया। इसके साथ साथ उन्होंने मतदाता वो सूची को तो वो साफ कर ही रहे हैं। तो इसीलिए रही बात आधार कार्ड की, उन्होंने कहा कि इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री यानी सहायक उसमें माना है हमने। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इस देश में जिस तरह से नकली आधार कार्ड बनाने की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, लिहाजा हम इसको शामिल नहीं कर सकते। ये बात मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या जो दूसरे उनके मुख्यमंत्री जो आजकल पूरी ड्राइव चला रहे हैं, उन लोगों के रुख के अनुरूप है। क्योंकि ये बात साफ है कि जब तक आप इस बड़ी ड्राइव को नहीं चलाएंगे तब तक ये सफाई नहीं हो सकती। क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो आने का घुसने का अंदेशा है, और अलग अलग समय पर सुप्रीम संसद में बाकायदा डाटा, हालांकि उसका आधार क्या था ये कोई नहीं बता पाया, कई बार किया, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो उसने भी दिया है और बीजेपी ने भी दिया है, इस सरकार ने भी दिया, इससे पहली सरकारों ने भी दिया है कि करोड़ों की संख्या में जो है अप्रवासी घुसे हुए हैं, अवैध अप्रवासी हैं और उनको बाहर किया जाना है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट में, अब ये मैं मान सकता हूँ कि सरकार अब किसी भी इशू पर पीछे बैक ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो वो ये कह सकते थे कि हाँ हम लोग इसको मान सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस निर्देश को मानने की बजाय बहुत फैक्ट रखे, बहुत मजबूत सबूतों के साथ वो गए और 88 पेज के हलफनामे में उन्होंने ये कह दिया कि 90% से ज़्यादा साहब हो चुका है, अब जो कुछ बचा है उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अगर हम ये देखते हैं तो ये गड़बड़ ही कर सकता है। ये अगर हम उनका वो देखें, आयोग ने ये भी दलील दी, क्योंकि एक बहुत बड़ी, चूंकि बिहार में या उत्तर प्रदेश में अफवाहें किसी भी कहते हैं, जो कहावत आपने सुनी होगी कि एक अफवाह को 7 तेज घोड़े मिलकर पछाड़ नहीं सकते हैं। तो इतनी तेज़ी से अफवाहें गूंज रही हैं इस वक्त, चूँकि चुनाव के वक्त है, अफवाहों से आपको बहुत ताकत मिल सकती है, ये बार बार कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने, आयोग ने दलील दी कि SIR में जो वो दिया गया है उन्हें अनुचित या जो मतलब उन्होंने मांगी जानकारियाँ नागरिकता अधिनियम के 1955 की धारा 3 के प्रावधानों से जुड़ी हैं, उन्हें मनमाना, अनुचित या अन्यायपूर्ण बताकर चुनौती नहीं दी जा सकती। वो इसमें ये कहा है हलफनामे में कि न्यायपालिका के सदस्यों, विशेष पद पर आसीन लोगों, जनप्रतिनिधियों और कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल व सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्रों की हस्तियों को SIR प्रक्रिया में प्राथमिकता दिए जाने का दावा सरासर झूठ है। ये दावा झूठा दावा गलत समझ पर आधारित है। आयोग ने कहा कि बिहार से अस्थायी रूप से अनुपस्थित प्रवासियों को छोड़कर हर मौजूदा मतदाता को BLA उनके घर पर जाकर पहले से भरे हुए गणना फॉर्म उपलब्ध कराते हैं। ये सीधे तौर पर है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्ष जो है अब ज़्यादातर चीज़ें या तो ग्राउंड से नहीं करता या उसको जनता के साथ कनेक्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को जिनको उसको लगता है कि ये उसके मुफीद हो सकती हैं, वो उनको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराने की कोशिश करता है। मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट उनके कहने पर चलता है, वो इस तरह से वहाँ से ये फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। और ये बात आपको दिखेगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट से के सहारे बहुत सारे लोग जो है फिल्मों पर भी रोक लगवाने लगे हैं। आपको मालूम है कि अभी 5 कट और सरकार ने अपने से कहा, 55 कट पहले लग चुके, 5 या 6 कट अब और कह रहे हैं। मालूम होगा आपको, ये उदयपुर फाइल्स की बात कर रहे हैं। और अभी तो बंगाल फाइल्स आई नहीं है। बंगाल फाइल्स के शूट पूरे हो चुके हैं, वो शायद सितंबर में रिलीज होनी है, लेकिन उसका ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, जो न्यू जर्सी में हुआ है, जिस पर बड़ी चर्चा हुई है, तो मुझे लगता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि एक बड़ी खबर के तौर पर ये था। लेकिन अगर हम ये देखें कि सरकार की तैयारी क्या है, चूँकि अब धनखड़ तो चले गए हैं, अब सरकार की तैयारी क्या है। सरकार को ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, उसके अंदर चूक, ये तमाम चीज़ों पर जवाब देना है सदन में। तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने एक चर्चा का खाका बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर पे राजनाथ,
पहलगाम पर शाह पक्ष लेंगे और पक्ष रखेंगे और उसके बाद मोदी जवाब देंगे। ये पूरी तरह से इनका जो एक त्रिमूर्ति है वो इसको साफ करेगी कि विपक्ष की तरफ से कोई भी किसी भी अफवाह को उसमें बदलना सवालों में, या कोई इस तरह के सवाल जो जिस तरह का ट्रंप का है, क्योंकि और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आप कोई भी सवाल उठा पाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि आपको नुकसान की जानकारी दीजिए तो ये सार्वजनिक तौर पर कभी भी कोई भी सरकार नहीं दे सकती है, और इस बात से सरकार देश की जनता को कोई आपत्ति नहीं होगी। मतलब मैं नहीं मानता कि इस बात से कोई इस देश के आदमी जो देश को समझता है कि भाई रक्षा मामले किस तरह के होते हैं, जब युद्ध होते हैं उनमें किस तरह की जानकारी दुश्मन देश को आपके यहाँ से जासूसी के माध्यम से चाहिए, वो सीधे तौर पर अगर वो नेता ही मांग ले तो उसका कितना बड़ा फ़ायदा उस देश को होगा जो जासूसी से इसके पैसे देना चाहता है। तो लिहाजा आम आदमी को इस बात से कोई वो नहीं है दिक्कत कि सरकार अगर नहीं बता रही है नुकसान क्या हुआ या कितना नुकसान हुआ, तो वो उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका ये मानना है कि हमने ऑपरेशन उसमें एक बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसमें जीत हासिल की है, उनको लगता है। तो अब एक प्रस्ताव पहले पारित किया जाएगा, सेना के शौर्य पर सर्वसम्मत ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो बना है खाका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे अगले साल चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन को लेकर और गृह मंत्री पहलगाम हमले को लेकर उठे सवालों पर हस्तक्षेप करेंगे। इसमें रक्षा मंत्री ऑपरेशन के सुरक्षा संदर्भों से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे। चूंकि चर्चा के दौरान पहलगाम हमले को लेकर चूक का मामला उठेगा, इसलिए व्यवस्था को लेकर सवालों का जवाब, इस तरह के सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। माना जा रहा है कि दोनों का, जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का हस्तक्षेप 50-60 मिनट का होगा। संसद में इस तरह के बहुत ही कम मौके आपने देखे होंगे जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री खुद इस तरह का हस्तक्षेप दें और उसके बाद पीएम का जवाब हो, क्योंकि पीएम इस बात को लेकर पूरी तरह से मुतमईन है। उनका ये कहना है कि कोई भी, मतलब बीजेपी की मीटिंगों में इस बात की चर्चा है कि पीएम चाहते हैं कि बिहार चुनाव से पहले जो भी आम जनता के सवाल हो सकते हैं विपक्ष के माध्यम से, विपक्ष अगर ये कहने की कोशिश करे कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो उन सारे सवालों को एक तरह से रख के जवाब दिया जाए और सॉलिड तरीके से जवाब दिया जाए। तो उसकी तैयारी मुझे लगता है पूरी हो रही है। अब वो देखा जाएगा सब जगह। वैसे तो सारी विधानसभाओं में जिस तरह की वो चल रही है उसमें बिहार विधानसभा भी चल रही है। अब हम एक खबर पर पहले जाना चाहते हैं कि किस तरह से एक राहुल गांधी और जो अखिलेश हैं वो एक नया रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। जो उनके नेताओं के बयानों से लोग बहुत सारे मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा वो इमरान मसूद का बयान था या अलग अलग बयान है जराए के, और उन सब बयानों के आधार पर बहुत सारे वीडियो बनने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि इनका मिलना मजबूरी है। ये एक राजनीतिक वो है, कंपल्सन है कि दोनों पार्टियां मिल के लड़े, नहीं तो 2027 बह जाएगा और 2029 में फिर से हवा उल्टी हो सकती है। तो ये एक बड़ी चीज़ होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि असम में एक और बड़ी कार्रवाई होने वाली है, और असम में ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने कही है, जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक जो हजारों की संख्या में हजारों बीघा ज़मीन कब्जाए हुए हैं उरियाम घाट इलाके में, जो कि कोलाघाट इलाके का है, पूर्वी असम का है। वहाँ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यहाँ हजारों बीघा जंगल की ज़मीन पर सुपारी की खेती की जा रही है, वो कब्जा करके। और ये तमाम लोगों पर, ये तमाम लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो अवैध आप्रवासी माने जा रहे हैं, बांग्ला भाषी लेकिन बांग्लादेशी। ये उसको क्लियर करने की कोशिश की गई। इसके साथ चूंकि ये बड़ी ड्राइव इसलिए लग रही है क्योंकि नागालैंड की तरफ से, नागालैंड सरकार ने, क्योंकि इस जिले से नागालैंड का जिला जो वोकाहा जिला है वो सीधा मिलता है, तो ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ ये अवैध अप्रवासी जिनको यहाँ से निकाला जा रहा है वो कहीं वहाँ ना पहुँच जाए नागालैंड। क्योंकि जून और जुलाई में 5 बड़े ऐसे बेदखली अभियान चले हैं जो आसाम में चलाए हैं आसाम सरकार ने। उसके बाद वो काफ़ी जगह पर उन लोगों को निकाला गया, तो वो आसाम से बाहर भाग के दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस बांग्लादेश जाने की बजाय। वो है अब एक आदेश जो जारी किया गया है नागालैंड के लिए, उनमें उनको सीधे तौर पर अवैध अप्रवासी कहा गया। उन्होंने कहा अवैध प्रवासियों के खिलाफ
जो असम सरकार जो है बड़ा बेदखली अभियान चला रही है, उसके मद्देनज़र आशंका है कि कुछ विस्थापित व्यक्ति हमारे राज्य में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इस संदर्भ में सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया जाता है कि बढ़ी हुई सतर्कता बरतें और किसी भी संभावित अवैध जो वो प्रवास है उसे रोकने के लिए अग्रिम कदम उठाएं। क्यों कहा है? ये कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की जनसांख्यिकी अखंडता की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वहाँ के संयुक्त आयोग उसने जारी किया और ये भी कहा कि अभी कोई भी इस तरह का बयान मतलब इस तरह का नहीं हुआ। दरअसल असम में चुनाव से पहले ये हेमंत बिस्व शर्मा ये तय कर देना चाहते हैं कि वहाँ अवैध आप्रवासी का एक भी वोट, चूंकि ये तमाम वोट बीजेपी सरकार के खिलाफ पड़ेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है, इस पर तो कोई दो मत नहीं हो सकते। खुद वो आप्रवासी भी बता सकते हैं कि वो कोई भी वोट बीजेपी को तो नहीं देने जा रहे हैं। तो बीजेपी ऐसा कोई भी कारण नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि इस बार गौरव गोगोई को भेजकर कांग्रेस ने भी इस पूरी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत, क्योंकि ये वो मान सकते हैं कि बदरुद्दीन अजमल का जिस तरह से पार्टी का पिछली बार जिस वोट वो उससे हारे, हालांकि बाद में रकीबुल की बड़ी वो वहाँ उस तरह की अब वो नहीं दिख रही है, इसके बावजूद बीजेपी के कांग्रेस के साथ खड़े हुए मुस्लिम वोटर्स ने कांग्रेस को इस बात का उत्साह दिया है कि वो आसाम में दोबारा आ सकती है, लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ पहुंचे हुए। और ये बात हेमंत बिस्व शर्मा को मालूम है कि जो 31% जनसंख्या जो पहुंच चुकी है, 34%, ये 40 भी हो सकती है अगर जनसंख्या पूरी होगी, और उसके बाद कुछ जिलों में शायद ही बीजेपी का कैंडिडेट कोई जीत पाए। ये हम लोगों ने धुबड़ी का, मैंने आपको जो धुबड़ी डिस्ट्रिक्ट का पूरा बाकायदा है उसकी हिस्ट्री के तौर पर बताया था कि इस तरह से वहाँ एक आध मौके को छोड़कर उस जगह की किसी भी विधानसभा सीट पर आपको कोई हिंदू बहुत अरसे से नहीं जीता, किसी भी पार्टी का नहीं जीता। वो ये बहुसंख्या के जैसे ही बहुसंख्यक होते हैं मुस्लिम वोटर्स का, ये उसका ट्रेंड जो हेमंत बिस्व शर्मा बार बार रेखांकित करते हैं, तो ये उस पर है। और इसलिए इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस तरह से जनसांख्यिकी बदली है उस पर तो रिकॉर्ड कहता है, सिर्फ आसाम नहीं, 7 सिस्टर्स में सब जगह यही हालत है। त्रिपुरा वो पहला राज्य था जिसने आगे बढ़कर भारत बांग्लादेश के जब युद्ध शुरू हुआ था पाकिस्तान का बांग्लादेश इशू को लेकर, उसके राजा ने आगे बाहर बढ़कर महल से लेकर सब जगह खोल दिए गए थे कि उनका स्वागत किया जाए। वो जो वहाँ से भागे हुए हिंदू जिन पर बहुत बड़े अत्याचार किए गए थे, और मुस्लिम आबादी को भी उस वक्त जितनी बांग्ला भाषी मुस्लिम आबादी त्रिपुरा पहुंची थी, उन सब का सम्मान और स्वागत किया गया। नतीजा क्या निकला कि वहाँ अब जो उस समय आबादी जो 80% थी, जो जनसंख्या की 1951 का अगर आप डाटा देखते हैं, आज वो 30% आदिवासी जन समुदाय रह गया, जिसके लिए प्रद्योत आप देख रहे होंगे, जिनको कुद्दूर वो भी कहा जाता है और उनको बुभागरा कहा जाता है, वो टिपरा मोथा आंदोलन चला रहे हैं और उन्हीं लोगों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ वो अल्पसंख्यक रह गए। ये तमाम जगह हो रहा है। ये आसाम के कई सारे जिले आपने देखा, धुबरी, करीमगंज, गोलाघाट, बोंगाई गांव, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जहाँ अब वो असमिया संस्कृति कहीं पीछे छूट गई है, और बंगाल का जो बांग्लादेशी है, माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेशी जो बंगाली भाषी है, उन लोगों ने उन तमाम चीज़ों पर कब्जा कर लिया है। ममता बनर्जी ने अपनी रैली में इसीलिए, चूँकि ममता बनर्जी को मालूम है उसके वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं से बनता है, तो लिहाजा वो एक बड़ी चीज़ है, तो ये एक बड़ा कदम होगा। लेकिन मैं जो माफ़ कीजिए लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन हम फिर भी उस पर बात करते हैं कि राहुल और अखिलेश जो हैं, जिस तरह से सदन, कल आपने देखा बिल्कुल साथ खड़े थे अखिलेश। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर जिस तरह गले मिलकर अखिलेश बधाई दे रहे थे, उससे बहुत सारे लोगों की ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए, जो आप अक्सर देखते होंगे कि कांग्रेस का ये बैंड बज गया या उत्तर प्रदेश में ये होगा, इस तरह की देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रणनीति है। ये बयानबाजी सिर्फ स्थानीय नेताओं को है, ये एक अलग किस्म की जुगलबंदी अब दोनों नेताओं के बीच में मिल रही है, क्योंकि ये गठबंधन 2027 की यूपी की सियासत के लिए काफ़ी बड़ी जीत की उम्मीद लगा रहा है। मानसून सेशन के दौरान जिस तरह की एकजुटता दिख रही है, वो ये फोटो सेशन, आपसी तालमेल, ये सब दिखा रहा है कि ये एक साथ जो पार्टी है, इसके साथ साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। जो मकर द्वार है यहाँ संसद का, उसमें एक साथ है। आपने देखा किस तरह से बिहार की मतदाता सूची के खिलाफ विरोध में ये थे, और अखिलेश यादव तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर फैसला कर रहे थे कि चुनाव आयोग किसी
किसी भी अधिकारी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करता। आप कितनी भी शिकायत कर लें, कोई कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने कुंदरकी और मीरापुर के उपचुनाव में पुलिस प्रशासन पर वोट लूटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा मिल्कीपुर उपचुनाव में भी काफ़ी अनियमितता हुई थी, और चूंकि आपको मालूम है, चूंकि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनमें पार्टी की हार हुई होगी। और इसमें ये साफ संकेत है कि बयानबाजी भले ही कुछ भी चल रही हो, लेकिन 2027 के बड़े मसले होंगे। क्योंकि आपको मालूम है, इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी में 80 में 17 का फार्मूला नहीं चलेगा, सम्मानजनक सीटें चाहिए, तभी 2027 में समाजवादी के साथ समझौता होगा, कांग्रेस अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करेगी, हम रेस के घोड़े हैं, शादी के नहीं। ये इस तरह के बयान आपने सुने होंगे, और उस वक्त बहुत सारे इस तरह के जलाए हुए थे। और अजय राय ने साफ कहा था पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी। हाल ही में उन्होंने पंचायत चुनाव भी अकेले लड़ने की बात की थी। कहा था कि सभी 403 सीटों पर, जो विधानसभा की सीटें हैं, उन पर अपना संगठन हम पंचायत स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। संभल हिंसा के वक्त जब यहाँ राहुल प्रियंका जाने वाले थे, तब अखिलेश का भी एक बयान हुआ था कि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं उन्हें जाने देना चाहिए था, इससे स्थिति सुधर सकती थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जोरदार तरीके से संभल को उठाना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, लेकिन उसको कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त वो नहीं दिया था, इसीलिए उस पर कटाक्ष था। लेकिन कांग्रेस को लेकर बहुत सारे बयान हुए थे, और लेकिन ये साफ बात है कि अखिलेश ये जानते हैं 2027 के चुनाव उनकी राजनीतिक कैरियर के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। क्योंकि बीजेपी अगर वहाँ तीसरी बार जीत जाती है तो 2029 की भी आप फिर सोचिए कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी केक वॉक हो सकती है। हालांकि इस बार 2022 के चुनाव के बाद जब 2024 हुआ, इसमें तो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसको कवर अप कर सकती है बीजेपी अगर 2027 को वापस जीत सकती है। इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की ये मजबूती का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि 1 जुलाई को अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उन्होंने अंदाज बदला था, जब राहुल गांधी ने बोला था, उनको कहा था पीडीए की बुलंद आवाज़ है, और वो आपके साथ खड़े हैं। ये दरअसल गठबंधन ये है, अगर कांग्रेस गठबंधन से अलग रहती है तो ये कई बार देखा जा चुका कि वो थोड़े ही वोट होते हैं, वो कुछ परसेंटेज वोट होंगे, लेकिन मुस्लिम और दलित वोटों का कुछ हिस्सा जो भी कांग्रेस के पास है वो कट जाएगा। अभी पीडीए में साथ होने से जो अखिलेश हैं वो उस बात को महसूस करते हैं। क्योंकि 2022 के चुनाव का जब डाटा एनालाइज किया जाता है तो हार जीत में ऐसी बहुत सारी सीट थी, 5000 से भी कम का अंतर था, और उनमें से कांग्रेस यूपी में अपने वजूद की तलाश करते हुए वोट हासिल कर रही थी, या समाजवादी पार्टी को वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया था। तो ये बात सीधी सी बात है। अब और चूंकि कांग्रेस को मालूम है उसको 6 सीट मिल गई हैं, 1 से 6 पे पहुँची है, बहुत अरसे बाद उसके नसीब में सीटें आई हैं, तो वो नहीं चाहती कि वापस 1 पर जाए या फिर उसके अस्तित्व का हो, तो लिहाजा वो कुछ झुक कर भी वो कर सकती है। अब यूपी जो है जातीय उसमें जा रहा है, वापस जातीय राजनीति की तरफ ले जाने की कोशिश जिस तरह से समाजवादी पार्टी की है, तो वो 2022 की जो छोटे से अंतरों पे गवाई हुई सीट है वो नहीं चाहती कि अगर वो भी हो। और आपको मालूम है किस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 से सीधे 37 सीटों पर पहुंची थी, और वो 1 से तो वो इन दोनों पार्टियों को ये भरोसा हो रहा है कि 2017 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, यूपी के 2 लड़के, जो सफल नहीं हुआ था, लेकिन वो लगातार उसका फ़ायदा उनको अगले चुनाव में मिला। ऐसा उनको लगता है कि जब 24 में वो आए तो उससे सबक सीखा उनके कार्यकर्ताओं ने और उनकी पार्टी ने, तो लगता है कि ये उनको 2027 में एक बड़ा वो देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी, हमको देखने की ज़रूरत है। मैं चाह रहा था कि एक और खबर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रही थी कि किस तरह से अब कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है, यही जो खुद उस पर हमला बोल रही है। मुंबई बम कांड में जिस तरह से वो रिहा हुए हैं, तो ये जो जमात उलेमा हिंद है उसने कांग्रेस से माफ़ी मांग की है, क्योंकि उस समय यहाँ भी कांग्रेस थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस थी। विलासराव देशमुख और आर पाटिल की जोड़ी ने जिस तरह से इस पूरी जांच को अंजाम दिया था, अब जमात उलेमा काउंसिल का कहना यह है कि उनको कांग्रेस को सब लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी ज़िंदगी इन 19 साल में जेलों के अंदर कट गई, उनके परिवार तबाह हो गए। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जमात उलेमा हिंद बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस के लिए बैटिंग करती रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि
कि उस समय की कांग्रेस सरकार को मुस्लिम से क्योंकि उनकी दोषपूर्ण नीतियों के कारण ही 12 मुसलमानों को 19 साल तक अकल्पनीय यातना और उर्सा कहना है। यह एक कानूनी विफलता नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक पतन भी है। रशीदी कहते हैं 2000 में इस हुए विस्फोटों के बाद मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। 2004 से 2014 तक केंद्र और महाराष्ट्र में दोनों में कांग्रेस का शासन था, लिहाजा इस तरह की घटना होना सीधे तौर पर उन्हीं ही की गलती है। तो ये जो मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ही दिलचस्प लगेगा कि किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले का, क्योंकि उधर वो इधर से जोड़ रही है, उधर से निकल रहा है, क्योंकि अगर ये जमात उलेमा हिंद ये इस नोशन को आगे लेके जाती है तो बिहार चुनाव में काफ़ी दिक्कतें, कम से कम चूँकि जो उसमें कमाल अंसारी था वो बिहार का बासोपट्टी का रहने वाला है, तो वहाँ इस बात के असर ना हो इसके लिए कांग्रेसी लोग मुझे लगता है अभी जल्दी से शुरू कर रहे होंगे। हालांकि बहुत सारी इसमें आई हैं कमियां निकल के कि किस तरह से वो पूरी जांच ही बहुत ही सवालों के घेरे में थी। वो बहुत सारे सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार लेके सुप्रीम कोर्ट आई है, अब चूंकि एजी ने कहा भी है कि उस पर सुनवाई हो, तो देखना होगा आज उस पर अगर सुनवाई होती है तो उस पर क्या निकलता है। तो आज के लिए अभी इतना ही। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रात को 8 बजे फिर अपने सवालों के साथ लाइव में जुड़िए। साथ में धीरेन्द्र डायलॉग उसको भी सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर हम लोगों के क्राइम की खबरें या दूसरी खबरें उस पर मैं आज एक ग्राफिक के साथ कोशिश करूंगा आपको ये बता सकूं कि ये जो धर्मांतरण के खिलाफ का जो ग्रोथ था ये कितना बड़ा था। एक काफ़ी बड़ा एक ग्राफिक तैयार किया है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आप उस पर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप अगर हमारे सहयोग करना चाहते हैं तो फिलहाल मेंबर बनकर सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।